नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा खास प्रोग्राम चर्चाए खास। और इस प्रोग्राम को आप हर हफ्ते देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। इस प्रोग्राम में विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम चर्चाए खास की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के साथ, जो कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार और हमारी सेनाओं की तरफ से चलाया गया। सर, पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन करते हुए ये बात कही है कि टेरर, टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। तो भारत सरकार के इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों में क्या परिवर्तन आया है, क्या विचार है आपके इसके बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत अच्छे वक्ता है, ये खासियत है उनकी और सारी दुनिया जानती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया जिसमें टेरर और टॉक और ट्रेड की बात बोली हो, ये बड़ा एक अपने आप में विशेष था, बड़ा अच्छे वन ऑफ द बेस्ट जिसको कह सकते हैं। उन्होंने संतुलित वे से शब्दों में स्पष्ट संदेश केवल पाकिस्तान को नहीं दिया, दुनिया को भी दे दिया कि भारतीय क्या सोचते हैं, भारत नया भारत किस रूप में जा रहा है। अब ये देखिए, जो टेरर, ट्रेड और टॉक की बात है, इसके साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि अब हम परमाणु बम के जो ब्लैकमेलिंग है वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद और पाक अधिक कश्मीर को लेकर होगी। और जो उनके आका हैं उनको भी। अब समस्या यह है कि जो सारी जो सफलता मिली वो एक, मैं पिछले जो एपिसोड में था कि सैन्य जो क्षमता या हथियार जो है वो तो भारत के सामने आए, दुनिया के सामने आए, उनकी सफलता। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की जो बात थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दी। देश और दुनिया को बता दिया कि भारत, नए भारत की एक नई लकीर है। हम घर जाकर आतंकियों को भी मारेंगे और जो आका उनको भी मारेंगे। ये संदेश नए भारत का नई लकीर उन्होंने खींच दी। हम अब कहते नहीं, हम करते हैं। ये दुनिया को भी संदेश चलेगा और दुनिया मान रही है आज कि भारत जो कह रहा है वो करता भी है। और वो संदेश चलेगा। जो पाकिस्तान अपने में जो अपना प्रचार करे, अपना फेस सेविंग जिसको कहते हैं, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्थिति तो दुनिया के सामने है। अब ये जो संबोधन, इसको जो उन्होंने ये बातें दोहराई, उन्होंने फिर अगले दिन पाकिस्तान प्रचार कर रहा था कि हमने आदमपुर हवाई अड्डे को नाश कर दिया और सुदर्शन 400 को प्रधानमंत्री अगले दिन वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने सेना के अधिकारियों, जवानों को संबोधित किया और फिर अपनी वो बात दोहराई। और उसमें एक विशेष बात उन्होंने कहा कि जय हिंद का नारा जो एक नारा नहीं है, ये सैनिक की शपथ है, हम उस पर उतरे हैं। और दूसरी जो पहले दिन संबोधन था वो था बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। उन्होंने दिन भी वो चुना कि बुद्ध पूर्णिमा, और उन्होंने वहाँ भी कहा था कि हम युद्ध में नहीं बुद्ध में करते, पर लेकिन जो हम मत पे करेगा, जो हम आंख उठाएगा उसका विनाश ही होगा। तो स्थिति ये उन्होंने कही। ये तो पहला जो परिवर्तन ये आया है कि भारत जो कहता है वो करता है। जो उन्होंने बिहार में जब देखे, अगर शुरू हुआ था तो बीच में जो दौर था तो बाहर से जब वापस आए तो बिहार कहते हैं, उन्होंने कहा वो कल्पना भी नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि ये पहली दफ़ा 70-75 जो आज़ादी के बाद कि भारत ने पहले कदम उठाया। नहीं तो हमेशा पाकिस्तान करता था तो फिर भारत डिफेंड करता था अपने को, और इसी बात पे चलते थे कि परमाणु शक्ति हैं जो वो ना करो। तो इस दफ़ा भारत ने अपना जो मोदी के राजनीतिक नेतृत्व था, सरकार का जो नया, उन्होंने इनिशिएटिव रखते हुए पाकिस्तान और आतंकियों को वो चोट मारी है जो उनकी कल्पना में भी नहीं थी। ये पहला तो मैं ये था। दूसरा जो परिवर्तन आया कि अब पाकिस्तान इंडिया को जो बराबर धड़े में देखते थे वो बदल गया था, वो स्थिति खत्म हो गई। अब पाकिस्तान कोई भी ना तो आ सका इधर, ना कुछ कर सका। और ये संदेश चले गया कि भारत जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा
वो उनको जाके अपना निशाना बनाएगा, मतलब पंजाबी के तो ठोकेगा जाके। ये वो स्थिति है, वो स्थिति स्पष्ट होगी, दुनिया को स्पष्ट होगी। और जो पाकिस्तान का तो वो भी, उनको भी स्पष्ट है, उनके अवाम को लगा कि अब ये ज़्यादा देर हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो दोस्ती की तरफ अब बातें उठ रही हैं। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं जैसा बताऊँ कि जो हमारे ब्रह्मास्त्र था या हमारे जो दूसरे मिसाइल या डिफेंस सिस्टम तो इंडियन था, वो बड़ा सफल रहा है इन कंपेरिजन टू चाइना या तुर्की के जो आए, वो सारे फेल कर दिए इन्होंने। सर, स्वदेश में बनी आकाश भी ये ब्रह्मास्त्र, आकाश और दूसरे सारे, तो ये जो सारा सिस्टम बना, इसकी जो देखिए लड़ाई में बनाना और चीज, दावा करना और चीज, अब तो ये सामने नजर आ गया, जो एक्चुअल में चीज आ गई वो देश और दुनिया के सामने आ गई कि इंडिया अब कहाँ पे खड़ा है। पहले 4-5 देशों में हम खड़े हैं, अब कोई विकसित देश ये नहीं कह सकते कि इंडिया के पास ये चीज नहीं, हमारे पास सब कुछ, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसका जो सारा इस घटना में ये बात सामने आए कि जितना हम आत्मनिर्भर सैन्य मामलों में आएंगे उतना ही हम मित्र रहेंगे, एक चीज ये है। दूसरा इसका मैं लगता हूँ कि हमारा जो सैन्य के जो हथियार हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसके साथ, जो बड़ा बहुत लाभ मिलेगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारे हथियार जो है लोगों ने, दुनिया ने देख लिए, कामयाब हो गए, चीन के मुकाबले भी, टर्की के मुकाबले भी, इवन और भी जो देशों ने पाकिस्तान को दिए थे वो सब फेल कर दिया हमारे सिस्टम ने। तो ये इस तरह से ये भी एक फर्क है। तीसरी बात से मैं समझता हूँ कि एक चीज़ हमें भारत को जो आपने बात कहा, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, बिल्कुल 18 तारीख तक, कल तक जो आगे फिर बढ़ता है जो था, पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर को स्थायी नुकसान पाकिस्तान को भी देने में नहीं सफल हुआ। एक बात समझे, तो वो फिर दोबारा उठेगा। अब लड़ाई का जो शक्ल स्वरूप बदल चुकी है, अब हवा में लड़ाई ज्यादा लड़ी जा रही है, थल और जल तो बाद में आएंगे, पहले ऊपर मिसाइलों की लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई में जो ऑपरेशन सिंदूर में ये बात सामने है कि चीन पाकिस्तान के डट के खड़ा, टर्की डट के खड़ा, दोनों खड़े हैं। अगर कल को फिर बात बढ़ती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगली लड़ाई हमारी पाकिस्तान और चीन से मिल के होगी। और इसके साथ मैं एक और भी जोड़ देता हूँ, अगर ये बढ़ेंगे तो टर्की का बांग्लादेश के साथ लिंक है, वो भी क्योंकि खलीफा बना जाता है, मुस्लिम देश है, तो बांग्लादेश के हमारे रिश्ते भी अब खराब है इस समय चलते हैं। तो हमारे को अब ये चीज भविष्य में रखनी चाहिए कि केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम सेटिस्फाइड ना हो, हमें भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, हमारे जो तीनों दुश्मन देश है, हमारे पड़ोसी है, तीनों दुश्मन देश है, तो हमारी लड़ाई किसी समय इन तीनों के साथ एकजुट भी हो सकती है। तो हमें केवल पाकिस्तान नहीं अब देखना चाहिए, हमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों को मिलाकर हमें अपने जो सैन्य सुरक्षा, जो वो सारे हथियार, अपनी नीति, अपने जो है, तो वो उसके पे रिव्यू करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ट्रेलर, पिक्चर बाकी है, और पिक्चर बाकी के लिए हमें ये तीनों को चीज़ सामने रखनी पड़ेगी। आज ही समाचार पत्रों में था कि भारत सरकार सोच रही है कि 50,000 करोड़ रुपए का हम अपना जो 6-6.5 लाख का हमारा रक्षा बजट है वो 7 लाख से ऊपर चले जाए। तो मैं समझता हूँ कि समय की मांग है कि जब हम अपने इस लक्ष्य को अगर सामने रखेंगे तो ये करना है। एक बात जो सबसे बड़ी जो इस है कि लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर ने ये मैसेज भी दे दिया कि भारत आज उस स्थिति में है कि जब हम चाहें कि शुरू करेंगे लड़ाई, जब हम चाहेंगे तो रोक सकते हैं। पाकिस्तान अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो एक राष्ट्र के नाम तो था ही था, तो देश और के साथ दुनिया को भी बता दिया, आतंकियों को भी बता दिया, आतंकी के आकाओं को भी बता दिया, और जहाँ तक आप दो देशों की है तो पाकिस्तान को कोई उसकी औकात बता दी तो किस औकात में खड़ा है। तो बेहतर तो यही है कि तो अपने अंदर की स्थिति को संभालना, उनके राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक गरीब पिछड़पन है, सैन्य दृष्टि से, तो वो सिर्फ एक भ्रम में जीते हैं। तो वो भ्रम भ्रांतियाँ अब जो ऑपरेशन सिंदूर उसने तोड़ दिए। तो बेहतर तो यही है कि जितनी जल्दी हो प्रधानमंत्री का तो जो एक नया जिसको आजकल शुरू मोदी मंत्रा शुरू हुआ, नाम शुरू हुआ है, तो ये ठीक है। उन्होंने कह दिया कि जो 5 बातें सारी, और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि अब सिंधु जल संधि तो तभी होगी जब आप
अपने आतंकियों को मारेंगे या वो संगठन नहीं बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि खून और पानी अब साथ खास नहीं चले, खून और पानी के साथ तो ये कहा है कि ये नया भारत है, करके ही दिखाएगा। तो ये सारी बातें सब समझ लेनी चाहिए कि भारत, नया भारत वो कहता वो करता। बस ये तो मोदी जी के जो संबोधन है वो अपने अपने बहुत एक जैसे बैलेंस और क्लैरिटी के साथ और टारगेटेड था कि हाँ किसको क्या कहना है, उन्होंने किया। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर ट्रंप की मध्यस्थता की। सर, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे ने देश की राजनीति गरमा दी है। अच्छा, अब इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि ट्रंप के इस बयान पर मोदी स्पष्टीकरण दें। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके? देखिए, पंजाबी की कहावत है, तू कौन मैं खाम खा। ट्रंप तो लागू ट्रंप को ना किसी ने बुलाया ना आज उसका समय कतर में उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने वो कुछ किया है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मददगार है। देखिए स्थिति समझिए, जो स्थगित बात हुई ये तब 10 तारीख को पिछला हमारा एपिसोड था, तो उसी समय दोपहर के बाद ये शाम को उसी समय आ गया हुई। इसका इमीडिएट कारण क्या हुआ? क्योंकि जो भारतीयों में भी एक केवल कांग्रेस नहीं है, संघ के भी कई अधिकारी हैं। आम जान साधारण सोचता है भी एकदम जब हम अपर हैंड पे थे तो एकदम कैसे रुके, क्योंकि उनको लगता है कि अतीत में जो हमारी 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई, वो मैदान में तो जीते पर नेगोशिएशन में जाके कहीं मार खा गए, कहीं अमेरिका के दबाव में आकर तो हमने बंद नहीं कर दिया। तो ये एक खटका जिसके लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि हमने किसी के दबाव में तो नहीं गया। स्थिति ये नहीं है। स्थिति जो इस समय जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि जिस दिन भारत ने जो उनके एयरबेस पे किया तो उनका एक एयरबेस शायद रावलपिंडी का था या इस्लामाबाद साइड पे, जिसमें जो एक धमाका हुआ, वो कहते हैं कि वहाँ पे उनके परमाणु शस्त्र के जो रास्ता था या सूंघ थी उसको उसने इफेक्ट किया, और वो इतना डेप्थ में चले गए कि कहीं परमाणु रेडिएशन की लीकेज, और वो वहाँ पे 2 जहाज आए भी, अमेरिका से भी आया, दूसरे जो रेडिएशन को कंट्रोल करने में एक समय ये अफवाह फैली, और वही बात आगे गई। और जब गई पाकिस्तान ने फिर उस समय गुहार लगाई सबके कि अगर बढ़ती है तो अगर बात बढ़ ना जाए, परमाणु की लीकेज शुरू हो गई, तो उन्होंने जब गुहार लगा, उन्होंने दुबई में भी लगाई, इनको भी लगाई और कंट्री में लगाई, तो उस समय फोन आने प्रधानमंत्री को आए होंगे, रक्षा मंत्री को आएंगे, विदेश मंत्री को आएंगे साथ। पर एक बात सबके जो तथ्य है कि स्थगित तब हुआ जब उनके डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ, इसमें कोई पॉलिटिशियन तो बैठा ही नहीं, बिल्कुल सर, उन्होंने गुहार लगाई भी आप और नहीं लेना। इन्होंने मांगा उनसे आश्वासन कि आप आतंकियों के और ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं करेंगे या ऐसी हरकत नहीं करेंगे ठिकानों पे जो, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से आतंकियों को ना समर्थन मिलेगा ना संरक्षण मिलेगा, आप इस तरफ रोक दो। तो जो हमारे डीजीएमओ ने इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चारों ने जल थल और हवाएं, उन्होंने एक नक्शा बनाकर सारे चित्र दसा यहाँ पे हमारे अटैक किया और ये सारे चीज है। तो इस कारण ये स्थिति सबको समझ लेनी चाहिए कि ये डीजीएमओ लेवल पे ही मीटिंग हुई, कोई पॉलिटिक्स नहीं। हाँ, एक दूसरे को उन्होंने रिक्वेस्ट जरूर की होगी कि हाँ ये फैक्ट सामने आ रहे हैं, देख लो। मध्यस्थता वाली स्थिति तो हिंदुस्तान ने एक्सेप्टेड की, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं, और स्थिति भी ऐसे कि जब हिंदुस्तान ने चाहा तब किया, जब चाह रोक दिया, इसमें बीच में बैठाने आने जाने की जरूरत नहीं। जो कांग्रेस ने तो अब इसको स्पष्ट ये मांगी है कि हम वो सभा कर रहे हैं 20 से 30 मई की, उनकी जैन सभा शायद कर रहे हैं, तो उसमें हम मुद्दा उठाएंगे। पर अब प्रधानमंत्री ने तो अब सर्वदलीय बैठक के 5-10 ग्रुप बना दिए एमपी के, तो बाहर भी जाए तथ्य देंगे, ताकि ये जो भ्रम और भ्रांतियां जब पाकिस्तान भी कर रहा है, हमारे देश में भी कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी स्थिति सबको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी मामला कोई फाइनल स्टेज पे तो पहुंचा नहीं, अभी तो स्थगित है। अभी कल को फिर दोबारा आ जाए, फिर कोई हमला हो जाए, तो क्या अभी कोई वो स्थिति, तो जब तक कोई एक स्थायी सोल्यूशन नहीं बनता, कि हल नहीं बनता, तो वो जो अभी मैं पहले कहता हूँ कि अभी तो ये नहीं पता कि चीन फिर दोबारा, दोनों पाकिस्तान फिर दोबारा, अभी वो कह रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर कहा है कि हम जो आतंकी संगठन मस्जिद जो तोड़े हैं, जो उनके ठिकाने थे, हम उनको बनाएंगे।
IMF का उनको फंड मिला हुआ है, वो अपने बना भी सकते हैं सब। तो ये अभी मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष था हमारा, उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो उन्होंने एन ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर को सरकार का समर्थन दिया। तो इस समय भी इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये केवल राजनीति के लिए उनको लगता है कि हाँ मोदी सारे क्लेम उनको मिले। भाई आप अतीत में जाओ तो इंदिरा गांधी को भी तो मिला था कतर में, लक्ष्मी तभी बोला था, वाजपेयी ने बोला था ये हमारी लक्ष्मी है कतर की जब बांग्लादेश बना। तो ये परिस्थितियों और समय के अनुसार जो कोई नायक बनता है उसको ये एडवांटेज मिलता है, मान सम्मान मिलता है, उसका हक भी होता है उसने। अगर उस समय 71 में इंदिरा गांधी ने तो आज पहले 65 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। बिल्कुल सर। 62 में नेहरू ने मार खाई तो नेहरू उसी कारण गम के चले गए। तो आज 25 में मोदी को क्रेडिट मिलना है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे हाँ वो सूरज चढ़ गया तो सूरज चढ़ा हुआ, उसको अगर नहीं चढ़ा तो आपके कहने से तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो जो समय जो नेतृत्व कर रहा है जो नेता है उसको उस समय के अनुसार जो आज के नायक मोदी है उसमें, ये पहले इंदिरा गांधी थे तो आज मोदी है, क्योंकि ये पहली दफा है कि भारत ने इतना बड़ा कदम लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब देश की छवि बदल गई। नेतृत्व ये राजनीतिक नेतृत्व का काम है ना। तो इसलिए ये जो विपक्ष है जिसको इतना धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जब आप सर्वदलीय बैठक जा रहे हैं तो स्थिति काफी मेरे हिसाब से स्पष्ट हो जाएगी। अब जो ट्रंप की स्थिति है वो भी बाहर आ जाएगी, और जो पाकिस्तान अपने दावे करता है कि हमने वो कर दिया हमने ये कर दिया, वो स्थिति आ जाएगी। और तंकियों की जो उनके आका बने हुए हैं वो भी बात आ जाएगी। तो जो एक अच्छा कदम मैं समझता हूँ कि सरकार ने लिया कि सभी दलों को साथ लेके वो विभिन्न कमेटी बना के उनको बाहर भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही उनको अपने जो सर्वदलीय राज्यों को बना के भी आगे देश में भी ये स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा अफवाह में ज़्यादा नुकसान कर देती है। जब आपके तथ्य सामने नहीं आते तो जो अफवाह होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है। तो सरकार को अफवाहों से बचना चाहिए। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी दलों को साथ लेना चाहिए। दलों को भी राजनीति से उठकर देश हित में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध इस समय की मांग है वो ना किया जाए। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास का रुख करेंगे पंजाब की तरफ। सर, एक तरफ तो पंजाब सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने की, प्रदेश से नशा खत्म करने की डेडलाइन जो है वो 31 मई तय कर रखी है। दूसरी तरफ हाल ही में अमृतसर के मजीठा में 27 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी अफसरों को सस्पेंड भी किया है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? हालांकि कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिलौर से नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत भी की है। देखिए ऐसे है जो अधिकारियों की सस्पेंशन की बात, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। बिल्कुल सर। स्थायी आदमी तो चले गए, उन्होंने नौकरी किसी को नहीं निकाला, बर्खास्त नहीं किया, सस्पेंड किया अभी, तो ये सजा नहीं होती। ये तो महीने बाद लोग भूल जाएंगे, वो रीइंस्टेट हो जाएंगे फिर चले जाएंगे। वो ये कारण ये देखिए स्थायी आज में पिछले 24 में संगरूर में 20-22 मर के थे, उससे 19 और 20 में तरन तारण में 120-100 से अधिक आदमी हो जाए। अब आज जो आपने शुरू किया नशा मुक्ति यात्रा शुरू किया, इससे पहले युद्ध नशा विरुद्ध, उसमें देखिए को 5000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। 7000 के लोग करीब पकड़े गए हैं जो उनको जो तस्करी का काम करते थे, और इसके साथ लाखों करोड़ रुपए के फीम, हीरोइन और ऐसी नशे के जो पदार्थ हैं वो भी पकड़े गए, लेकिन रुका नहीं काम। और काम रुकने का मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले इस सरकार के नहीं, उससे कांग्रेस भी रही, अकाली BJP रहे, तब से नशे का काम चला आ रहा है। किसी ने कोई ठोस कदम उस समय उठाया, और आज की स्थिति यह है कि ये पंजाबियों की जीवन शैली का अंग बन गया। शराब, मांस, चाहे खुशी कुछ कार्यक्रम हो। अब तो कई दफा गांव में भी किसी को हताशा तो वो भी शाम को बिस्किट लेके बैठ जाता है। किसी को घाटा पड़ गया, कुछ हो गया, दुख का वो पारिवारिक झगड़े हैं तो वो भी शाम को कहता है एक पैकेट लगा लो। अब समस्या ये है कि ये क्यों नहीं रुक रहा। एक तो जीवन शैली का हमारा अंग बन गया। हमने गानों में आ गए, देसी शराब का हड्डी कड्डी शराब गानों में आ जाता है, हथियार। तो ये चीजें, इसका मतलब है कि जब
गानों में चीज आ गई तो हमारे जीवन का अंग संग है, ये तो चीज स्पष्ट हो गई। अब दूसरी चीज है कि रेवेन्यू साइड, जो पंजाब का जो अभी सरकार ने दावा किया है कि हम 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ का टारगेट रखा है इस साल की एक्साइज ड्यूटी में। एक तो शराब बिक्री बढ़ेगी। अब बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नीति, जो पॉलिसी है, उसमें एक खामी ये है कि ये ग्रुप बन गए, 4-5 लोगों के बड़े ग्रुप बन जाते हैं, वो फिर एक डिवीजन इकट्ठा ही उठा लेते हैं, भी हाँ हम आपको ये गारंटी देते हैं, ये पैसे हमारे। जब वो गारंटी दे के वो एक चीज एरिया ले लेते हैं, उसमें वो ठेका अपना खोलना है, अपनी शराब बेचनी है, अपने हिसाब से उन्होंने आगे मार्केट, उसमें फिर वो प्राइस भी अपने हिसाब से होता है। आज मतलब जो पीछे जो आ रहे थे न्यूज में, जो इन्होंने बियर के रेट 200 रुपए, या जो अंग्रेजी शराब या देसी शराब 450-500 में है, अंग्रेजी जो 800-850 से शुरू हो जाती है। अब ये जो रेंज है, ये गरीब आदमी की पॉकेट से बाहर है। बिल्कुल सर। वो 200 रुपए की बियर नहीं ले सकता, ना 500 या 600 की शराब की बोतल ले सकता, देसी भी तो अंग्रेजी की तो दूर की बात। अब जो मरे हैं, जो ये सारे मजदूर है। अब मजदूर को जब मेथनॉल की जो बाहर से आई मेथनॉल है, तो केमिकल दूसरा जो इंडस्ट्रियल केमिकल यूज करते हैं, इसको पेट्रोल में भी मिक्स करते हैं, दूसरे भी, तो इसको नशा बनाने के लिए स्पिरिट की साथ में ये मिला दिया, इसकी ज्यादा परसेंटेज मिल गई तो लोग मर गए। अब ये जो बनती है, ये बन जाती है 50 या 100 रुपए की बोतल। अब गरीब आदमी जो है 50-100 की जब लेता, तो वो देसी या दूसरी पे अफोर्ड नहीं करता, तो वो रात को ये ले लेता है। अब ये जब ये बनती है, जो मजिस्ट्रिया का जो केस है, ये बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ी जगह बनती थी, तो वहां पे सबको, लोकल जो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, सबको पता होता है। तो आज की तो चली नहीं। जब एक बिल्डिंग के बीच में भट्टी बनी हुई है, सब कुछ बनी, तो वो सामने है ना, तो वो जब सामने है तो आज की नहीं बनी, कई सालों की बनी है, तो वो इसका मतलब करप्शन है। करप्शन में जब जल्दी पैसा कमाना, करप्शन, और उधर गरीबी है, मांग और पूर्ति, गरीब की मांग और पूर्ति करने वाला दूसरा, और ये मिल के एक पूरा एक अवैध धंधा से चेन बन जाती है, भ्रष्टाचारियों की खिलवाड़ होता है जिंदगी से। तो ये अब सरकार, अगर आज केजरीवाल जी ने यही कहा कि पंजाबी मिल के करें, अब पंजाबी कैसे मिल के करेंगे? पंजाबी को जागरूक करना पड़ेगा। 31 मई तक जागरूक कैसे? यहाँ पे तो दशकों से ये काम चल रहा है, तो 2 महीने में थोड़ा खत्म हो जाए, कोई स्विच ऑन ऑफ थोड़ा हो जाना चाहिए। ये तो आपको एक तो स्कूल स्तर पे शिक्षा में करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति हमारा लिखा है कि पहला सुख निरोगी का, उसके बारे में पहले लोगों को सचेत करना है कि अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत हो। स्वास्थ्य के शिक्षा से करेंगे, स्वास्थ्य के करेंगे, खेलेंगे करेंगे, और उसके साथ साथ रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं देगा, बेरोजगारी भी नशे अपराध को बढ़ाती है। ये सारी चीजें, और जो मोनोपोली सिस्टम है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जब आपका सरकार का लक्ष्य ये होगा कि हमने शराब बेच के पैसा कमाना है, 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ करना है या 12,000 करोड़ करना है, तो फिर लक्ष्य तो रेवेन्यू रह गया। फिर आपने एक खुली छूट दे दी एक अमीर आदमी को गरीब आदमी को लूटने की। देखो, मैं तो इस तरह समझता हूँ कि ये आपने एक छूट दे दी कि एक 10 या 5 आदमी या 5 परिवार मिल के सारे पंजाब को अपने हिसाब से सेल करेंगे, शराब बेचेंगे, गरीब आदमी की जेब में है नहीं। तो फिर इसका दूसरा मकसद कि अवैध शराब को सरकार ही बढ़ावा दे रही है। इसका जो दूसरा पक्ष ये आएगा, जब आप रेट इतने बढ़ा दें कि मोनोपोली हो जाएगी, तो दूसरा जो गरीब आदमी है, फिर सरकार उसको अपने रेवेन्यू देख रही है, उसकी स्वास्थ्य या उसका चिंता नहीं है। ये बैलेंस करना पड़ेगा सरकार को। और उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि जो परिवार स्तर पे भी, स्कूल स्तर पे भी, समाज स्तर पे भी, और जो हमारे आध्यात्मिक वर्ग के लोग हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, चाहे सिखों के हैं, जैनियों के हैं, बौद्धियों के हैं, हिंदुओं के हैं, सनातनी, सारे वो सभी धर्मों के लोगों को आगे आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये शराब जो पंजाब के है, जो गुरुओं पीरों की धरती, जो पहचान अलग थी, वो आज खत्म हो रही है। अब शराबी और उड़ता पंजाब जो पहले वेक्चर बनी थी, अब ये पंजाब को वो तस्वीर बदलनी पड़ेगी, मेहनत पंजाब का। तो ये एक सामूहिक तौर पर जो पंजाबी जब तक
और इनको सरकार को चाहिए कि जो परिवार नशे के कारण खराब हुआ है उनकी स्थिति जग जाहिर करें कि क्या स्थिति इन परिवारों की हुई। अब इन्होंने 10-10 लाख दे दिया, कर दिया, वो एक राहत है, पर वो 10 लाख उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको नौकरी दें या उसको वो ज़्यादा बेहतर था कि उनके हाथ में नौकरी दे देते तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। अब ये 10 लाख जिस अपने आप में एक राहत तो जरूर है, पर इसके डर भी लगता है कि जब तक संतुलन नहीं बनेगा, जागरूक नहीं है, तो पैसा फिर उसी जॉब में चला जाएगा, उसी तौर में ना डर जाए भी, उसी नाली में निकल जाए भी, नशेड़ों की राशि पे चलो आगे। तो ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसको एक समयबद्ध सीमा में तो मैं नहीं समझता कि 31 माह तक हो सकेगा। एक सरकार का प्रयास है, वो अच्छा प्रयास है, उसको सराहना की जानी है जितने, पर इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वातावरण सारा सामाजिक स्तर पे वो पैदा किया जाए ताकि लोग कॉन्शियस हों कि शराब नहीं पीनी, तो तब जाके बात बनेगी। स्विच ऑन ऑफ या टाइम बाउंड नहीं हो सकता। मेरी जो सोच है वह सरकार का प्रयास अच्छा करना चाहिए, पर बात पंजाबियों को जब तक अपन दिल से नहीं निकलेंगे, जो केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाबी के एकजुट हो, मेन मुद्दा वही है। पंजाब का समाज जब तक जागता नहीं है, कानून से बात नहीं बनने वाली। मुख्यमंत्री मान ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उस पर संपर्क करो, बताओ। नहीं, वो हेल्पलाइन किया उन्होंने। आपकी बात से याद आया, उन्होंने 300 के 350 गांव चुने जहाँ पे ग्राम सभा पंचायत, वो भी बात करें ग्राम स्तर पे। ये मैं कहता हूँ प्रयास अच्छे है, इसमें होने चाहिए, पर ये रेगुलर होने चाहिए। ये नहीं 2 महीने चलाया उसके बाद। अब सरकार के ने अब इतने पिछले 2 महीने में कितने हजार FIR हो गए, सब कुछ हो गया, उसके करने के बाद भी ये मजीठिया कांड सामने आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लकूना रहा, पुलिस प्रशासन के बीच में लकूना रहा। तो चलती भट्टी को वहां पे नहीं, वहां पे गवर्नर भी गया अमृतसर उस साइड पे, तरन उन्होंने भी यात्रा निकाली, तो प्रशासन में उस समय भी भट्टी नजर नहीं आई ना किसी को। इसका मतलब करप्शन तो कहीं निचले स्तर पर थी, जिन्होंने आगे नहीं, मुख्यमंत्री भी गया, राज्यपाल भी गए, तो उसके बावजूद भी भट्टी चल रही है। तो ये कमजोरी हमारी है। इसका मतलब समाज में कहीं ना कहीं, समाज और सरकार के बीच में ये तालमेल नेगेटिव साइड का भी है, जो पॉजिटिव की मांग रहे हैं, कोई बताए, दूसरा आदमी बताए। और वहाँ के जो प्रभावित महिला या वहाँ के थे, उसने कहा कि ये गांव में बिकती है पेप्सी के नाम पे, 50 रुपए की 100 रुपए की बोतल हर गांव में। कितने गांव है जहाँ पे जो धंधा है चलता है, जहाँ पे देसी साहब। तो ये चीजें जब ओपनली आदमी कह रहा, तो उसके बाद सरकार की तो आंखें बंद है ना कहीं, चाहे वह कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटे स्तर का या बड़े स्तर का। तो ये चीज जब तक आत्मचिंतन करके अंदर से गिलानी से निकलेगा बाहर, तो यार ये गलत काम है, समाज में लोग मरे हैं, तो तब बात बनेगी। जब सिर्फ पैसा और पैसा रह गया तो फिर बात नहीं बनेगी। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने के आदेश पर संवैधानिक आधार न होने का हवाला देते हुए सवाल उठाए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पिछले महीने की बात है, ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि मैंने उस समय कहा था कि न्यायालय अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर गया। बिल्कुल सर। देखिए, उस समय 12 विधेयक थे तमिलनाडु के राज्यपाल के बाद, जिसमें 2 में उन्होंने क्लियर की, 10 रोक लिए थे। 10 को लेके सरकार उच्चतम न्यायालय पे पास किया। उच्चतम न्यायालय ने 10 को जो आदेश दिया, वो आदेश एक साधारण भी कर सकते थे राज्यपाल को कि अगले 3 महीनों में आप इनको क्लियर करें या स्थिति स्पष्ट करें। एक साधारण से, उसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं पैदा होना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कर दिया कि राज्यपाल को 3 महीने के बीच में एक लाजमी, अगर उसके बीच में वो वापस करे, नहीं तो वापस आए तो उसको 1 महीने में, जब सरकार दोबारा करती है तो उसको 1 महीने में पास करे। और उसके बाद अगर वो राष्ट्रपति को भेजना चाहता है तो वो राष्ट्रपति भी उसकी वो भी 3 महीने के बीच में करे, या बताए राज्य को कि क्यों उसने रोके, इसमें क्या गुण है। अगर उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात और अपने आप ही बोल दी कि नहीं तो हमारे से राय ले सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा था, क्योंकि संविधान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान में समय सीमा लिखी नहीं है। बिल्कुल राज्यपाल के लिए संविधान, ये जो उनका आदेश था वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की ताकत को निर्धारित कर रहा है।
उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ये लक्ष्मण रेखा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका सक्रिय हो, इसमें मैं उस समय भी मैंने ये कहा था कि आज भी मैं ये कह रहा हूँ, न्यायपालिका निचली जिला स्तर से लेके प्रदेश हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक नीचे हजारों की तादाद में खड़े हैं। सुबह राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर न्यायपालिका को आदेश दे दे कि 2 महीने में सारे केस निकाल दो, आप क्या निकाल सकते हैं? दिमाग सोचना करना, मतलब ऐसे आप टाइम बाउंड राष्ट्रपति को करो, ये आप देते समय सोचते समय आदमी देखता है राष्ट्रपति की हम पावर को, राज्यपाल तक भी समझ लगती थी कोई उन्होंने कर दिया तो चलो कोर्ट में। अब राष्ट्रपति के जब कर रहे हैं तो राष्ट्रपति तो संविधान का संरक्षक है, वो तो सवाल। और न्यायपालिका की क्या ड्यूटी है कि व्याख्या करना, केवल संविधान के कोई कानून कोई अगर बना है तो वो भावना संविधान के अनुसार बना, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस देश में संविधान के संशोधन ही कर दिया आपने तो राष्ट्रपति की पावर को ही लिमिटेड कर दिया ना, तो ये संशोधन हो गया अपने आप में। तो वो ताकत संसद के पास है। एक दूसरा, अगर संशोधन के लिए कोई बैठना या ऐसी मुद्दा उठता तो उसके लिए 5 जजों की पीठ बनती है संविधान। तो अब राष्ट्रपति ने जो किया, प्रश्न 14 किए, पर प्रश्न मुद्दा एक ही है बीच में कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की ताकत को कैसे रोक सकते हैं। मेन मुद्दा तो यही है। बाकी पूछने के ढंग, हर ढंग से उन्होंने 14 प्रश्न पूछा। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी राष्ट्रपतियों ने संदर्भ लिया उच्चतम न्यायालय से, अपना रेफरेंस देके भी इसके बता रहे। इसमें जो अलग चीज है वो ये है कि इनके अपने फैसले को, 2 जजों के फैसले को चैलेंज हो गया जी, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय का फैसला, उसी को उन्होंने रेफरेंस मार के 5 करेंगे फैसला। ये एक नया पहलू है। पहले थे अपने आप में इंडिपेंडेंट, न्यायालय का फैसला नहीं था, वो दूसरे फैसले। इसमें ये फर्क है कि न्यायालय का अपना फैसला चैलेंज कर दिया राष्ट्रपति ने, भाई अब इस पे बताओ। अब वो मेरे हिसाब से ये एक जो लक्ष्मण रेखा पार थी, अब 5 की जो 2 जज को ये संविधान ताकत ही नहीं है कि संविधान के संबंधित कोई संशोधन कर सके या ऐसा आदेश दे सके। जो मैंने पहले बात कही कि वो ये कह सकते थे राज्यपाल को कि ये आई है, आप इसको 3 महीने में रिव्यू करके हमें सिद्ध कराए, वो तो समझ लगती थी। जब इन्होंने उसकी समय रेखा बांध दी, राष्ट्रपति की बांध दी, तो वो लक्ष्मण रेखा पास के उसी को उन्होंने चुनौती दी है। अब 5 जजों की जो पीठ आएगी, अगर उसके भी आती है तो फिर 9 जजों की बैठेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस शुरू हो गया। फेडरल सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करने वाला था, तो इसलिए मैं समझता कि ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, न्यायपालिका ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार है, जो मेरी अपनी निजी जो सोच है, जो जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो समझी पड़ी है, संविधान के अनुसार से संसद सर्वोच्च है, ये संसद कर सकता था जो कोई करना है। न्यायपालिका का कोई अधिकार नहीं कि राज्यपाल या न्यायपालिका सिर्फ सरकार को कह सकती है ये खामी है, पॉइंट आउट कर सकती है, इस खामी का हल ढूंढना चाहिए, वो पास करे संसद। अब जो आई है जो 14 प्रश्न, ये राष्ट्रपति ने थोड़ा किया होगा, ये प्रधानमंत्री और कमेटी ने पास किया होगा, ये जरूरत है, मंत्रिमंडल के पास हो गया है। राष्ट्रपति ने तो वो ही करना जो मंत्रिमंडल ने उन्होंने करना कि इसके पूरा, ये राष्ट्रपति व्यक्तिगत नहीं है, ये मंत्रिमंडल की सलाह पे ही आके ये बात की है। क्योंकि ये स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल ने आपको कुछ नहीं करना, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने ये प्रश्न दिए, उन्होंने आगे उसको कर दिया। अब न्यायपालिका इस स्थिति को समझे तो बेहतर है कि 5 देखो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा ना हो, ताकि भविष्य में ऐसी चीज ना हो, उसका लकूना भी दोनों को निकालेगा, वो संसद निकाल ले, न्यायपालिका नहीं निकाल सकती मेरे हिसाब से। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।